हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बच्चे प्रैक्टिस सेशन है हमारा सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी हालांकि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट का है। सिमिलैरिटी कल मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। बहुत बेसिक बेसिक मैं कर रहा हूँ, अगर कुछ बेसिक हो सकता है सिमिलैरिटी का तो उससे भी बेसिक मैंने आपको बताया। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने उसे प्रैक्टिस किया होगा, उसको रिवाइज किया होगा। और आज की क्लास में अगर आप जुड़ रहे हो तो फिर आप कल की क्लास को प्रैक्टिस करके आए हो। आज की क्लास में लगभग लगभग अगर मैं आपसे कहूं तो 15-16 क्वेश्चन जो है मेरे पास सिमिलैरिटी के ही हैं, केवल सिमिलैरिटी बेसिस। हालांकि सिमिलैरिटी के क्वेश्चन 5 से 6 से 7 के बाद एंड कर देते हैं, लेकिन 15 कल भी मैंने आपको 3-4 सवाल कराए थे, आज भी 15-16 क्वेश्चन हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल की हो जाए। सिमिलैरिटी में जो भी पार्ट हम पढ़ते जा रहे हैं उस पर आपकी कमांड बनती चली जाए। तो जिस टाइम हम ज्योमेट्री से निकलेंगे आपको लगेगा कि सर ये था ज्योमेट्री, इसके बारे में कहते हैं कितना हार्ड चैप्टर, उस टाइम आपको लगेगा ऐसा, है ना। इसीलिए मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो चलिए, सिमिलैरिटी का पहला सवाल आज का आपके सामने ये रहा बच्चे। सीडीएस 2018 का पूछा गया सवाल है। एक बार देखेंगे क्या है सवाल में। कह रहा है, दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 7 - 4√3 और 7 + 4√3 है। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? भाई, संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है, क्या वो √ऑफ एरिया होता है? कल मैंने बताया था आपको कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स में, वो √ऑफ एरिया होता है। यस। तो यहां अगर मैं दो त्रिभुज की बात करता हूं 1 और 2, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो में बात करता हूं, साइड ऑफ त्रिभुज 1 अपॉन साइड ऑफ त्रिभुज 2, यही पूछा है ना, संगत भुजाओं का अनुपात, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 - 4√3 अपॉन 7 + 4√3, ये अंडर रूट में। तो इनकी ये संगत भुजाओं का रेशियो है और मुझे ये सॉल्व करना है यहां पर। बच्चे यहाँ थोड़ा सा सर्ड्स इंडिसेस का काम आएगा, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है। पढ़ेंगे घातांकरणी बहुत डिटेल में, सर्ड्स इंडिसेस। देखो यहाँ रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना होता है जब भी इस तरह की कोई समीकरण हमारे पास बनता है। परिमेयकरण यानी कि जो नीचे संख्या है ना 7 + 4√3, बच्चे इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3, ऊपर नीचे इसका साइन चेंज करके, जो नीचे आपकी संख्या 7 + 4√3, प्लस को माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, इसी को ही परिमेयकरण बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ऊपर तो इसका वर्ग बन गया 7 - 4√3 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आप देखेंगे बच्चे, a + b और a - b, यानी कि a² 7 × 7 = 49 माइनस b², 4 × 4 = 16 × 48। तो नीचे तो 1 बन गया, ये क्या मिला मुझे? 7 - 4√3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट उड़ा दो, तो संगत भुजाओं का रेशियो कितना मिल जाएगा? 7 - 4√3। ये संगत भुजाओं का रेशियो हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भाई नीचे तो 49 - 48 1 आ गया, आया कि नहीं? ऊपर हमारा अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसमें √a² है, तो ये a होता है। इसका मतलब क्या होता है? a होता है ना। तो यहां पर जो 7 - 4√3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट में है तो बाहर 7 - 4√3 बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। आज मेरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन है, यानी कि मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा। जो भी कल मैंने आपको सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ाया, आज उसको हमें ना उठाकर एक्सप्लोर करना है बस। बताओ जल्दी से। सवाल है, यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, यानी कि सिमिलर हैं, AB
DE EF दे रखा है, FD दे रखा है, ABC का परिमाप पूछा है। चलो देखते हैं क्या है सवाल में। भाई यहां दो त्रिभुज हैं, यहां हमारे क्या है बच्चे, यहां हमारे दो ट्रायंगल है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ये हमारा ABC है ना, ABC। ये है DEF, तो इसी रोटेशन में होगा। कल मैंने आपको सारी चीज बताई थी, रोटेशन वगैरह भी। देखो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की क्लास आप अभी बंद करो और कल की क्लास जरूर लो। कल हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था और आज हम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, सवाल ने बोला है समरूप है। उसने बोला है AB कितना है 6, ओके। DE कितना है बच्चे, DE ये वाला ये 8, ये क्या है EF कितना है 10 और FD कितना है 14। और आपसे कह रहा है ABC का आपने बताना है पेरीमीटर, परिमाप। बच्चे अगर मुझे ABC का परिमाप बताना है तो मुझे ABC की ये बची हुई दो भुजा पता होना चाहिए। अब देखो आप, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB और DE है कि नहीं। तो जो ये 8 यूनिट है, 8 यूनिट जो है ये 6 का कितना गुना है। 8 यूनिट का मतलब 6 होगा, 8 यूनिट का मतलब 6 होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं 8 यूनिट का मतलब 6 होगा। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 6/8, यानी कि 3/4। अब सुनना मेरी बात, कल जो मैंने आपको बताया था ना, सामने देखेंगे सभी बच्चे, सभी ये बहुत अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। कल भी मैंने बताया था, उसको अब सवाल में कैसे लगाना है देखना। कल मैंने आपको बताया था कि संगत भुजाओं का रेशियो समान होता है, समान मल्टीप्लाइंग फैक्टर से चेंज होती हैं। तो ये संगत भुजा AB जो है DE के संगत थी। मैंने कहा 8 यूनिट का मान कितना है 6, तो 1 यूनिट का मान 3/4 हो जाएगा। अब जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक भुजा का आया है 3/4, सारी की सारी भुजाओं का वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। यानी कि 14 को 3/4 से गुणा करोगे ये भुजा मिल जाएगी, 10 को 3/4 से गुणा करोगे ये भुजा मिल जाएगी आपको, और फिर ABC का पेरीमीटर निकाल दोगे। लेकिन आपसे मैं उतनी मेहनत करवाऊंगा नहीं, आपसे मैं उतनी मेहनत करवाऊंगा नहीं कि आप 14 को 3/4 से गुणा करके ये भुजा निकालो और 10 को 3/4 से गुणा करके ये भुजा निकालो ना। इतनी मैं आपसे कराऊंगा ही नहीं मेहनत। मैं मेहनत क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि बच्चे कल मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भुजा चेंज होती है, पेरीमीटर भी उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से होता है चेंज, होता है कि नहीं। यस। अगर मैं इस वाले त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछूं बच्चे, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 14, 10, 24 और 8, 32। यानी कि जो आपके ABC का परिमाप होगा ना, परिमाप ऑफ ट्रायंगल ABC, परिमाप ऑफ ट्रायंगल ABC बच्चे वो होगा 3/4 और इसका परिमाप 32 का। 4 या 32, 8 या 24। देखो कितनी आसानी से आपने निकाल दिया, ऑप्शन नंबर सी। भाई आपने क्या किया, आपने एक भुजा को देख लिया कि भैया एक भुजा जो है ना इसकी किस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से चेंज हो रही है। ये 8 यूनिट का मान 6 है, तो 1 यूनिट का मान आएगा 6/8 यानी कि 3/4। तो जो एक भुजा है वो 3/4 यानी कि 8 को आपने 3/4 से गुणा किया है, तब जाकर आपको ये वाली भुजा मिली है। तो हर साइड को 3/4 से गुणा करने पर ये साइड मिल जाएंगी। मैंने कहा साइड मत निकालो, सीधा पेरीमीटर देखो कि भैया ये पेरीमीटर इसका 32 है, अगर मैं इसका 3/4 कर दूंगा तो 24 हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। दैट्स ऑल, भुजा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, साइड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। एक और सवाल देता हूं, अगला सवाल ये करिए बच्चे जरा। बस आपने ये देखना है कि जिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आपकी भुजा चेंज होती है सिमिलर ट्रायंगल में, उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से परिमाप भी चेंज होगा, हाइट भी चेंज होगी, मीडियन भी चेंज होगा। कल बताया था ये मैंने आपको। यस। अब सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC, ये वाला साइन किसका होता है, सिमिलर का, समरूप का।
त्रिभुज एबीसी सिमिलर है क्यूपीआर के। देखो ये रोटेशन ध्यान रखना है, क्यूपीआर बोला है उसने। और एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात पीक्यूआर का क्षेत्रफल 3:2 है। क्षेत्रफल पे फर्क नहीं पड़ता है, पीक्यूआर कहे या क्यूपीआर कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि ए बी 12, बी सी 10, ए सी 9, तो क्यू आर की लंबाई कौन बताएगा? ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी में सिमिलरिटी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब उतने अच्छे सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में भी नहीं पूछे जाते हैं ज्योमेट्री से, जितने अच्छे सवाल ग्रुप डी रेलवे में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहां से उठाया है। बताइए भाई, यहां दो ट्रायंगल हैं, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। उसने बोला ये त्रिभुज है ए बी सी, यानी कि ए बी और सी। और ये कौन सा है? क्यू पी आर, यानी कि क्यू से स्टार्टिंग होगी, क्यू पी और आर। रोटेशन यही रहेगा ए बी सी वाला। और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं बच्चे? ये दोनों त्रिभुज हमारे सिमिलर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। अब कह रहा है इनका एरिया का रेशियो ये है, एरिया का। ए बी कितना है? 12, ओके। बी सी कितना है? 10, वेरी गुड। ए सी कितना है? 9। अच्छा, उसने कहा क्यू आर बताओ। क्यू आर, अब सुनना बच्चे सामने, क्यू आर मतलब के ये वाली भुजा। तो क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग संगत भुजा कौन सी होगी? भाई क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए सी होगी। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि हमें रोटेशन का ध्यान रखना है। रोटेशन का, जल्दबाजी में पी क्यू आर नहीं करना है इसको। जो बोला है क्यू पी आर उसी को ही करना है, क्यू पी आर। उसने बोला है कि हमें क्यू आर की लंबाई बताओ, ये वाली। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा ए सी है, यानी कि ए सी अपॉन क्यू आर। मैं सारी भुजा लिख देता हूं। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? क्यू पी। बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? पी आर। और बच्चे ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? क्यू आर। क्यू आर है ना। और यहां पर हमें क्या दे रखा है? उनके क्षेत्रफल का रेशियो 3:2, ए बी सी और पी क्यू आर के। तो ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। ये बात याद हो गई ना आपको कि जो भुजाओं का रेशियो होता है, जो संगत भुजाओं का रेशियो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, वो अंडर रूट ऑफ एरिया होता है। तो अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। अब हमें उसने क्यू आर पूछी है, तो क्यू आर कहां है बच्चा? ये रहा। तो उसके संगत भुजा कौन सी है? ए सी। तो मैं ए सी लूंगा, यानी कि 9 अपॉन क्यू आर बराबर अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा? क्यू आर बराबर 9√2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, 9√2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। ये आंसर बन रहा है। क्या उसने गलत लिया है? क्या टाइपिंग एरर हुआ है? क्या क्यू पी आर की जगह पी क्यू आर तो नहीं होगा क्या? आंसर तो यही बन रहा है। चलो देखते हैं, एक सेकंड। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड। अगर मैं इस 9 को ऐसे लिख दूं, 3 गुणा √3 क्योंकि मुझे नीचे का √3 माइनस करना है, बटा √3। तो √3 से √3 उड़ा दो। हालांकि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3√3, है ना, क्योंकि एक √3 से √3 हो गया और ये अंडर रूट 2। ठीक तो है भैया? 3√6 ऑप्शन नंबर बी। गलत कौन कह रहा है? सही तो है 3√6। तो 3√6 बिल्कुल मेरा सही जवाब हो जाएगा, है ना भाई। 9 को मैंने क्या लिखा था? 3 गुणा √3 क्योंकि मुझे नीचे का √3 काटना था इससे। तो √3 से √3 गया, यहां 3√3 बचा और ये √2, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, √6 बन गया। चलो ठीक है भैया, आगे बढ़े। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 4 आज का। और ये भी आपका ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है। बहुत सारी प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं, बहुत सारी। दी गई आकृति में ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ये क्या है? समरूप है, सिमिलर है। ए बी दे रखा है, डी ई दे रखा है, बी सी दे रखा है और आपसे ई एफ पूछा है। जल्दी से देखो, आप अगर खुद कलम नहीं उठाओगे ना
भाई सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कड़वी सच्चाई बोलता हूँ, लेकिन सच बोलता हूँ। जब तक आप खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, ऐसे मेरी शकल देखते रहोगे टुकुर टुकुर मास्टर ही कर दे, हम तो बस टीप टीप के अपने नोट्स बना ले सुंदर सुंदर से, बाद में देखेंगे रट्टा मारेंगे बाद में, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप 40% कंपटीशन क्रैक कर लोगे, 50% कर लोगे, 60% कर लोगे, बैक आ जाओगे 1 पे। अगर आपको कंपटीशन में 100% तक जाना है तो भाई घुटने घिसने पड़ते हैं। कंपटीशन में ये वाला मुहावरा बड़ा फेमस है कि सिलेक्शन लेने के लिए ना घुटने घिसने पड़ते हैं। तो घुटने घिसने पड़ेंगे भैया। घुटने घिसने का मतलब होता है कि इमेंस मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत। हल्की मेहनत में सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे आप किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो मैं ये मानकर चलूंगा जितने भी बच्चे सामने ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें ज्योमेट्री आती ही नहीं है। भाई कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में ज्योमेट्री नहीं आती है, तो वो बच्चे ज्योमेट्री क्यों पढ़ेंगे? आप जितने भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, आप या तो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हाँ ग्रेजुएशन लेवल की ही कर रहे हो, बाकी सीएचएसएल में भी ज्योमेट्री आती है। और कंपटीशन कितना बढ़ गया है आपको खुद ये बात का अंदाजा होगा। तो 10,000 पोस्ट के लिए 40-40 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं भाई। स्मार्ट, ऐसा देखो होता है ना कि जो पढ़ने में तेज होता है वो अलग ही देखा जाता है कि अरे देखो यार ये तो पढ़ने में तेज है, अलग ही आप पहचान लेते हो। मैं चाहता हूं कि लोग आपको अलग से पहचान ले कि यार ये बंदा शार्प है। ये दो त्रिभुज हैं, कह रहा ए बी सी किसके सिमिलर है? डी ई एफ के। डी ई एफ के, है ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हैं। अब उसने बोला है कि ए बी 6.5 है, ओके। कह रहा है डीई 3.9 है, वेरी गुड। बी सी 5.15 है, अच्छा। आपसे कह रहा है ई एफ का मान बताना है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेंगे। ए बी अपॉन डीई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, है ना। हमें ये दो साइड का रेशियो लेना है, बस वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो यहां पर हमारा ए बी कितना है? 6.5, और डीई कितना है? 3.9, बराबर बी सी कितना है? 5.15, और हमें ई एफ का मान चाहिए। ई एफ देखो भाई, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5.5 तिया 15, 1.03, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 0, 3 एकम 3, ई एफ आ जाएगा 3.09। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। सवाल है, समरूप त्रिभुज हैं तो एबीसी और पी क्यू आर, और क्षेत्रफल दिया हुआ है एरिया। यदि एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 24 है तो पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? भाई सबसे बड़ी भुजा एक दूसरे के संगत होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग होगी। जो आपके एबीसी की सबसे बड़ी भुजा है, ये पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, संगत होगी। तो जो 24 का और पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा का रेशियो होगा, भुजा का साइड का रेशियो, भैया वो क्षेत्रफल के अंडर रूट का रेशियो होगा, क्षेत्रफल के स्क्वायर रूट का रेशियो होगा। बताओ जल्दी से। तो यहां अगर मैं बात करता हूं बच्चा, ये दो हमारे ट्रायंगल हैं, कौन कौन से हैं? एबीसी, एबीसी और पी क्यू आर, पी क्यू आर, है ना भैया। तो कह रहा है इनके क्षेत्रफल, इसका एरिया 64 है, इसका एरिया 144 है। अच्छा, कह रहा है लिखो मत यार, ये गलती से लिख दिया मैंने, क्या हो गया, है ना। तो कह रहा है एबीसी की सबसे बड़ी भुजा, अब हमें नहीं पता कौन सी इसकी सबसे बड़ी भुजा है, हमें नहीं पता, ए बी है, बी सी है, सी ए है।
पर ये पता है कि जो एबीसी की सबसे बड़ी भुजा होगी ना, सबसे बड़ी जो साइड होगी, वो पीक्यूआर की सबसे बड़ी भुजा के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। यानी कि एबीसी की अगर मैं सबसे बड़ी भुजा कुछ भी मान लूं, मान रहा हूं मैं अपनी तरफ से, ये मत कहना कि सर आपको कैसे पता है सबसे बड़ी भुजा है, मैं मान रहा हूं। मैंने माना कि ए बी सबसे बड़ी भुजा है, माना माना कि ये क्या है, लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली लार्जेस्ट साइड होगी। तो मैं रेशियो क्या लूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर अंडर रूट ऑफ 64 बटे 144। तो भैया ए बी कितना दे रखा है, 24 अपॉन पी क्यू। 64 का रूट होता है 8, 144 का होता है 12। देखो 8 तिया 24 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। लेकिन सर वो तो इक्विलेटरल बोला है, तो बड़ी साइड की तो बात ही नहीं आती। इक्विलेटरल कहाँ बोला है, कहाँ लिखा हुआ है इक्विलेटरल, मुझे तो नहीं दिख रहा बच्चे, तुम्हें कहां से दिख गया कृष्णा? कुछ और दिख रहा है क्या कैमरे में? कहाँ लिखा हुआ है इक्विलेटरल? नहीं, सिमिलर लिखा हुआ है, इक्विलेटरल कहाँ लिखा हुआ है? सम रूप, सम मतलब होता है समान, रूप मतलब होता है चेहरा, आकार नहीं, चेहरा। अब चेहरा छोटे से आदमी का भी और उसका आकार बढ़ा दो, चेहरा तो एक जैसा ही होगा। सॉरी सर, समबाहु पढ़ लिया, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 2024 अभी लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हैं, आपके सिमिलर हैं। एबीसी की सबसे छोटी भुजा 15 इकाई है। अगर एबीसी की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं, तो डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है। तो भैया डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? मजा आ जाएगा, ये सवाल आप कर दो यार, मजा आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, मगर हम उसने खामखा 4 लाइन बनाई हुई है सवाल की, 2024 सीएचएसएल में पूछा गया है, लेकिन फुटल सवाल मैं कहूंगा इसे। चंदन कह रहे हैं उसका चश्मा हायर पावर है। बेटा चंदन, जिस बच्चे ने सवाल किया है ना, सबसे पहले आंसर वही देता है क्लास में किसी भी सवाल का, जिसकी तुम हायर पावर बोल रहे हो। बच्चों, एक एक बच्चों के नाम याद है मुझे जिनके सबसे पहले आंसर आते हैं। करो बच्चे इसको सॉल्व। दो त्रिभुज एबीसी डीईएफ समरूप हैं। एबीसी की सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी सॉरी, 15 इकाई है, और एबीसी की भुजाओं का रेशियो हमें दे रखा है। एबीसी की तीनों साइड हम निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना तीनों साइड। और अगर हमने एबीसी की तीनों साइड निकाल ली और उसने बोला है कि डीईएफ का एरिया एबीसी का आधा है, तो एरिया का हमें हमारे पास रेशियो है। और जो एबीसी की सबसे बड़ी भुजा होगी डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, संगत होगी। मैंने सारा हिंट आपको दे दिया। चलो देखते हैं। भाई यहां उसने बोला है दो ट्रायंगल है मेरे पास, ये त्रिभुज एक, ये त्रिभुज दो। उसने बोला है एबीसी, एबीसी, और ये किसके है, डीईएफ के। बस ये बच्चों मैं हमेशा आपसे बोलूंगा जब भी मैं पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी, बस यही ध्यान रखना है, रोटेशन ध्यान रखना है, रोटेशन को गड़बड़ नहीं करना है। कई बार यहां ऐसा भी हो सकता है ईडीएफ, और आप गलती से फिलो फिलो में डीईएफ कर जाओगे, ऐसा मत करना। बस यही सिमिलरिटी में ध्यान देना है, एग्जामिनर यही आपको घुमा सकता है। उसने बोला है ए बी सी और डीईएफ, यानी कि डी ई और एफ, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं। उसने कहा एबीसी की सबसे छोटी भुजा 15 यूनिट है। अब एबीसी की साइड का रेशियो हमें दे रखा है 3, 4, 5।
और सबसे छोटी साइड क्या है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना है बच्चे 15। तो एक का मान कितना होगा 3 पंजे 15। तो 4 का मान कितना होगा 4 पंजे 20। और 5 का मान कितना होगा 5 पूरे 25। तो बच्चा एबीसी की तीनों साइड मेरे पास आ गई। मेरे पास एबीसी की तीनों साइड आ गई 15 20 और 25 आ गई भाई। 15 20 25 तीनों साइड आ गई। ओके। अब उसने बोला है कि डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी का आधा है। अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, उसने कहा है जो डीईएफ का क्षेत्रफल है एबीसी का आधा है। अगर मैं एबीसी का क्षेत्रफल 2 यूनिट मानता हूं तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 यूनिट, है ना भाई, उसका आधा है। अब उसने बोला है कि हमें बतानी है डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा। अभी पिछले सवाल में आपको मैं बता के आया हूं, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो पहले ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होगी वो दूसरे वाले की सबसे बड़ी भुजा के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। जो सबसे छोटी होगी वो दूसरे की सबसे छोटी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो अगर डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा पूछी है तो वो एबीसी की सबसे बड़ी भुजा के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि 25 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो 25 मैं मान लेता हूं कि ये सबसे बड़ी भुजा है। माना कि ये मेरी लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड मान लिया मैंने। तो भैया मैं कहूंगा ए बी अपॉन डीई बराबर एरिया का अंडर रूट होता है, अंडर रूट ऑफ एबीसी का एरिया ऊपर रखेंगे 2/1। एबीसी का एरिया ऊपर रखना है क्योंकि तो मैंने साइड एबीसी की ऊपर ली है। तो 25/DE बराबर 2/1 2 ही होता है, अंडर रूट 2। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीई कितना हो जाएगा बच्चे 25/अंडर रूट 2। तो ये मेरी आंसर आ जाएगा, कहां गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चे, कितना आएगा 25/√2। 25√2 नहीं, 25√2 कब आता जब अंडर रूट नीचे होता। यहां हमने डीईएफ का एरिया 1 है और एबीसी का 2 है। अगर मैंने एबीसी की भुजा ऊपर रखी है तो एबीसी का क्षेत्रफल भी ऊपर आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए 2024 सीएचएसएल का ही पूछा गया सवाल है। सिमिलैरिटी में आज आपको गुरु बना दूंगा मैं, बस आप कॉपी पेन लेकर ना लगे रहना लास्ट तक, चाहे आप गलत करो लेकिन लगे रहना। मुझे गलत आंसर से प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे प्रॉब्लम होती है जब आप आंसर ही नहीं करते हो। गलत से मतलब नहीं है, गलत आज कर रहे हो कल सही करोगे, पहले गलत करोगे जब भी तो सही करोगे। डायरेक्ट सही कौन करता है, भगवान थोड़ी हैं हम, हैं भाई। देखो उसने बोला ट्राइंगल डीईएफ जीएचआई के समरूप है यदि डीई 64 जीएच 24 और त्रिभुज जीएचआई का परिमाप 72 है तो डीईएफ की भुजा ईएफ और एफडी की लंबाई का योग बताना है। करो। बताओ जल्दी से बच्चे, दो ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हैं, ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज के समरूप है। कौन कौन सा डीईएफ, डीईएफ किसके सिमिलर है बच्चे जीएचआई के, जीएचआई के, और ये दोनों सिमिलर हैं समरूप हैं। उसने कहा बच्चे डीई 64 है, डीई 64 है, अच्छा जीएच 24 है, जीएच 24 है, ओके, और त्रिभुज जीएचआई का परिमाप 24 है। जीएचआई का इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर कितना है भैया, इसका पेरीमीटर दे रखा है हमको 72। तो डीईएफ की भुजा ईएफ और एफडी की लंबाई बतानी है, ईएफ और एफडी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप की जरूरत ही नहीं थी हमें यार, हमें पेरीमीटर की जरूरत ही नहीं थी। मतलब कर सकते हैं पेरीमीटर से भी लेकिन जरूरत नहीं है। ये दोनों भुजाओं का योग, चलो पेरीमीटर का हेल्प लेके ही मैं आपको बताता हूं। अभी एक सवाल हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा सवाल किया था,
आप मुझे एक बात बताओ कि जो ये DEF की भुजा 64 है, ये 24 का कितना गुना है? 24 का भाई, क्योंकि ये दोनों भुजा एक दूसरे के संगत है, कॉरस्पॉन्डिंग है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो 24 यूनिट का मान अगर 64 है, तो 24 यूनिट का मान अगर 64 है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 64/24, यानी कि 8 तिया 24, 8 अट्ठू 64। तो भैया इसका मतलब है 24 को 8/3 से गुणा करके मुझे 64 मिलेगा। तो इसके पेरीमीटर को भी 8/3 से गुणा करके मुझे इसका पेरीमीटर मिल जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा भैया। क्योंकि जो जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर साइड का होता है, परिमाप का भी वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अगर 24 को 8/3 करने से 64 मिलता है, तो इसके परिमाप 72 को भी 8/3 करने से इसका परिमाप मिलेगा। निकाल दो इसका परिमाप। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई? इसका पेरीमीटर हो जाएगा DE प्लस EF प्लस DF बराबर कितना हो जाएगा? 8/3 गुणा 72। तो 3 से जाएगा 24 बार, 24 अट्ठे 192। तो DE कितना है मेरे पास? 64 प्लस EF प्लस DF बराबर, तो EF प्लस DF कितना हो जाएगा? 192 माइनस 64। 12 में से 4 गए 8, और आपके 18 में से 6 गए 12। तो आपसे यही पूछा है, EF और DF का योग, इन दोनों का योग पूछा है ना, और वो 128 आ जाएगा, 128। नहीं तो आप अगर पेरीमीटर की हेल्प नहीं भी लेना चाहते हो, नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये दोनों साइड नहीं दे रखी हैं, तो पेरीमीटर की हेल्प तो लेनी पड़ेगी बच्चे। हमें ये दोनों साइड नहीं दे रखी हैं भैया। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि इनकी दोनों साइड का योग निकालकर उसका 8/3 इनका योग हो जाएगा। भाई मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, सुनो, एक मैं आपको और देता हूं इसमें अप्रोच, एक अप्रोच और देता हूं मैं आपको, देखना। मैं परिमाप निकालता ही नहीं, मुझसे उसने क्या पूछा है? इन दोनों का सम पूछा है। तो यहां पर ये दोनों भुजा इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। अगर मैं इन दोनों का योग निकाल दूं, बताना जरा इन दोनों का योग कितना होगा? GI प्लस HI बराबर हो जाएगा परिमाप, यानी कि 72 में से 24 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 48। 48 होगा ना? 48 होगा। तो इन दोनों का जो योग होगा 48 का 8/3 होगा। 48 का 8/3 यानी कि EF प्लस DF, ये क्या हो जाएगा? 48। इन दोनों भुजाओं के योग का 8/3, क्योंकि एक भुजा 8/3 हो रही है, तो 8/3 गुणा 48। तो 3 से जाएगा 16 बार, 16 अट्ठे 128। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप पूरे पेरीमीटर से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आगे मैं आपको लेकर चलूं तो CHSL 2024 का ही सवाल है बच्चे, जरा देखेंगे इसको और बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। कल कौन सा टॉपिक करें? साइन कोसाइन रूल कर लें कल? करना तो है ही भाई। तो कल हम साइन कोसाइन रूल करेंगे, फिर उसके बाद सेंटर्स कर लेंगे, है ना? सेंटर्स, या कल सेंटर्स करें? चलो साइन कोसाइन रूल कर लेते हैं, फिर सेंटर कर लेंगे, फिर सेंट्रॉइड कर लेंगे, और बस हो जाएगा आपका ट्रायंगल खत्म। देखो, दो समरूप त्रिभुज PQR XYZ का क्षेत्रफल क्रमशः 12.96 और 635.04 है। यदि QR 2.9 है तो YZ की लंबाई बताओ। ये दो त्रिभुज हैं, ये PQR है,
पी क्यू आर है, और ये एक्स वाई जेड ही है ना, यस। कह रहा है क्षेत्रफल इसका 12.96, इसका 635.04। क्यू आर दे रखा है हमको, क्यू आर कौन सा है भैया, ये 2.9, और हमसे क्या पूछा है, वाई जेड। भैया ये दोनों भुजा आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, दोनों साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत होंगी ये दोनों। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 29 का ही कोई मल्टीपल होगा? भाई 2.9 में से आप पॉइंट हटा दो, 29 का ही कोई मल्टीपल आपका ये वाला आंसर होगा? बताओ बताओ बताओ। 2.9 में से मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा रहा हूं, तो 29 का ही कोई मल्टीपल होगा। 29 एकम 29 14, आंसर नहीं होगा। 29 सत्ते 203 हो सकता है, ये 29 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। 20.3, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग है। उसने वाई जेड पूछा है, तो 2.9 का मतलब 29 का ही कोई मल्टीपल मेरा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है। कब तक समाप्त हो जाएगा सर, प्लीज बताओ। ज्योमेट्री, लोग 70 क्लास में ज्योमेट्री खत्म करते हैं, 60 क्लास में ज्योमेट्री खत्म करते हैं लोग। बहुत बड़ा चैप्टर है, हम उतना नहीं जाएंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उनसे भी कम क्लासेस में। देखो, संगत भुजा का रेशियो कितना है, 2.9 अपॉन इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, वाई जेड, और ये हमारे अंडर रूट के होगी किसके बराबर, 12.96 और 635.04। देखो, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, हालांकि हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट पढ़ेंगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो 1296 है, इसका अंडर रूट 36 होता है, ये 36 का स्क्वायर होता है। अब ये 63,504 है, 63,504। अगर मैं आपसे बात करूं कि 63,000 के आसपास किसका वर्ग होता है, 63,000, 64,000, 63,504 है ना, ये किसका वर्ग हो सकता है, 63,504? कोई बताएगा मुझे? भाई लास्ट में तो 04 है, तो ये तो 2 आएगा, लास्ट में तो 2 आएगा, ये तो श्योर है, या तो 8 आएगा या 2 आएगा। बाकी अगर मैं आपसे कहूं कि जरा 150 का स्क्वायर बताना, 225, 00, 22,500, बहुत कम है। अगर मैं आपसे कहूं 200 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 40,000, लेकिन हमें तो 63,000 के आसपास जाना है, आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे कहता हूं भैया 210 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441, 00, 44,400, बहुत कम है, आगे बढ़ो। 240 का स्क्वायर बताना जरा, 240 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 00, 57,600, लगभग पहुंच गए हम लगभग पहुंच गए। अगर मैं 250 का स्क्वायर आपसे पूछता हूं, 250 का, तो 25 का स्क्वायर 625 और 00, 62,500। तो 250 से थोड़ा सा ज्यादा 252 हो जाएगा। लास्ट की डिजिट तो हमने यूनिट डिजिट से कंफर्म कर ली, लास्ट की डिजिट तो हमने यूनिट डिजिट से कंफर्म कर ली, ये 2 होगी या 8 होगी, मैं 2 मान के चल रहा हूं। अब चूंकि 250 का स्क्वायर 62,500 है, तो 63,000 इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 8 तो नहीं होगा, 258 तो नहीं होगा, ये 252 ही होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगा के बता सकते हो। तो भाई ये जाएगा 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, और 3 सत्तू 21। तो 2.9 अपॉन वाई जेड बराबर 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड कितना हो जाएगा भैया, 2.9 इंटू 7, 29 सत्ते 203, यानी कि 20.3। और ये मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मेरा आंसर 29 का ही कोई मल्टीपल होगा,
इसीलिए देखो यहां 29 को 7 में गुणा किया है, ऐसे बनता है। ऐसे हम डिविजिबिलिटी की थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। आगे चले, ये सवाल करिए जरा। दो तीन सवाल और हैं सिमिलरिटी के। कॉन्ग्रुएंसी तो मैं कह रहा हूं बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बच्चे आप पांचवी छठी वाले बच्चे के जितना कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी का जो है। देखो उसने दिया है नीचे दी गई आकृति में ए बी आर। ए बी आर कौन सा है भैया? ए बी आर यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला ट्राइंगल। कह रहा पी क्यू आर के, पी क्यू बच्चे ये ना रोटेशन ध्यान रखना, बस रोटेशन ध्यान रखना है। पी क्यू आर के सिमिलर है, ए बी आर पी क्यू आर के सिमिलर है, ऐसा सवाल ने बोला है। अब उसने दिया है पी क्यू कितना दिया है भैया? उसने दिया है पी क्यू 3, ओके, ए बी 6, अच्छा, बी आर 8.2, कहां गया बी आर? ये गया बी आर 8.2, अच्छा, पी आर 5.2 और क्यू आर और ए आर क्रम से पूछा है। क्यू आर यानी कि ये और ये दोनों पूछे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एक बच्चा कह रहा है सर आप कभी कभी बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़े हो जाते हो, सोचती हूँ वीडियो रुक गई है। अच्छा देखो उसने बोला है ट्राइंगल ए बी आर, ट्राइंगल ए बी आर किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी किसके बराबर होगी? पी क्यू के। देखो ए बी और पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, बी आर और क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, ए आर और पी आर कॉरस्पॉन्डिंग होंगी। मैं कह रहा हूं बिना डायग्राम के आप बता सकते हो कौन कौन सी साइड कॉरस्पॉन्डिंग होंगी बिना डायग्राम के। देखो कैसे, आपको थोड़ा प्रो लेवल बनाता हूं। ए बी कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू के, बी आर कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर के और ए आर कॉरस्पॉन्डिंग पी आर के, बिना डायग्राम के बता दिया है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? पी क्यू के। तो बच्चे क्या हम यहां एक चीज देख पा रहे हैं कि पी क्यू जो है उसका डबल ये वाली साइड है, यानी कि इस वाले त्रिभुज की सारी भुजा जो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग होंगी एक दूसरे के डबल हो जाएंगी, एक दूसरे के डबल हो जाएंगी वो सारी की सारी साइड। क्योंकि ये 3 है ये 6 है और ये दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये इसका डबल है, तो सारी साइड डबल हो जाएंगी। सारी साइड क्या हो जाएंगी? सारी साइड डबल हो जाएंगी। आप देखो अब हमें पता है कि बी आर जो है, बी आर कॉरस्पॉन्डिंग है किसके? क्यू आर के। बी आर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है बच्चे? क्यू आर के। यानी कि ये 3 का डबल 6 है तो इसका डबल 82 होगा, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 4.1। भाई 4.1 का डबल 8.2 है, क्योंकि हमारी जो साइड है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी आर अपॉन क्यू आर बराबर पहली और तीसरी ए आर अपॉन पी आर, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है। तो बी आर और क्यू आर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, बी आर और क्यू आर दोनों संगत हैं। अब ये 3 का डबल 6 है तो भैया इसका डबल 82 होगा, यानी कि 41, यानी कि 4.1 ये आ गया हमारे पास। यस, अब 52 का डबल ये वाला होगा, क्योंकि इस वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना इसका डबल बन रही हैं। 3 का डबल 6, 41 का डबल 82, तो 52 का डबल कितना हो जाएगा? 104, और पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगा दो। ये प्रो लेवल कॉन्सेप्ट है सवालों, इसीलिए मुझे ज्योमेट्री अच्छी लगती है। यही रीजन है कि इसमें पेन उठाना नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं कह रहा हूं सवाल की धज्जियां उड़ा दोगे आप। 3 का डबल 6, 41 का डबल 82, 52 का डबल 104, पॉइंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए हमने। तो यहां उसने पूछा क्यू आर और ए आर। भाई ए आर कितना है? ए आर है, पहले क्यू आर पूछा है ना उसने, पहले क्यू आर लिखो। क्यू आर है 4.1 और ए आर कितना है आपका? 10.4।
तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है, उड़ा दो जल्दी से इस सवाल को, उड़ाओ भाई जल्दी से। फिर दो अच्छे सवाल कराता हूं आपको, फिर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। सर्वांग समता, ये तो आसान है सर्वांग समता। करिए जल्दी से। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के समरूप है। दोनों ट्रायंगल हमारे समरूप है, लिखा हुआ है ए बी सी। किसके सिमिलर है? डी ई एफ के, डी ई एफ के। ओके, अब उसने बोला है कि पेरीमीटर एबीसी का 43.2 है भाई परिमाप। इसका कितना दे रखा है? 43.2। और इसका परिमाप कितना दे रखा है? 28.8। ओके, कह रहा है डीई 12 है, ये वाली 12। तो ए बी पूछा है, ये दोनों भुजा कॉरस्पॉन्डिंग होंगी भाई, डीई के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी होगी, डीई के संगत ए बी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए बी बटा डीई, और जो रेशियो भुजाओं का होगा परिमाप यानी कि पेरीमीटर का रेशियो भी वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 43.2 अपॉन 28.8। तो ए बी हमें निकालना है, और डीई हमारे पास कितना है? 12। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ये हो जाएगा 43, 432 और 288। 12 से कटेगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48। 24 से कटेगा 24 एकम 24, 16 3 19, 24 अट्ठे 192। तो ए बी कितना आ जाएगा बच्चे? 18। सिंपल। और सीजीएल मेंस का सवाल उड़ा दिया आपने। आसान है ना? सवाल आसान नहीं है, आप सीख चुके हो, आप सीख चुके हो। आगे चलता हूं आपको लेकर, ये सवाल करिए जरा। करिए बच्चे इस सवाल को। सर 432 कहां से आया? बच्चे उसने पेरीमीटर दे रखा है 43.2, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया मैंने, तो 432 और 288 यहां बना है। देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास, अलग से बना लो इस ट्रायंगल को। चलो थोड़ी सी मेरी कलाकारी भी देखे, काफी दिन हो गए आपको। ठीक है भाई, बन गया ना सेम ट्रायंगल। तो ये है ए बी सी और डी, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बता दो यार, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, रूट क्यों नहीं लगा उसमें? क्योंकि बच्चे रूट लगता है एरिया में, परिमाप में नहीं लगता। परिमाप का अनुपात तो वही होगा जो भुजाओं का है, रूट एरिया में लगता है। रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, उठाई चाह रहे हो तुम। आप मुझे इस सवाल में, यहां दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हैं, जिसने ये बता दिया मेरी तरफ से एक चॉकलेट उसकी पक्की। लिख लेना डायरी में कि सर इस सवाल के लिए चॉकलेट थी हमारी, जब मिलो। बताओ कौन कौन से ट्रायंगल, और रोटेशन रहना चाहिए बिल्कुल करेक्ट। लगा दो दिमाग, टाइम दे रहा हूं आपको। एंगल देखो पहले, बता दो मुझे कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं। सीई डी और सीबीए। एक बच्चे ने बोला है सीई डी, मैं लिख रहा हूं सीई डी और सीबीए। मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, मुझे सच में नहीं पता, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा इस सवाल को, आपके साथ करूंगा। लेकिन अभी एक बच्चा करे डी आर सी एबीसी, डी आर आर तो है भी नहीं इसमें। एक करे डीई सी एबीसी के, डीई सी
और ए बी सी के। भाई देख लो, जो आप कह रहे हो मैं वही लिख रहा हूं। ए बी सी डी एफ सी, एफ कहाँ है इसमें? ए बी सी डी ई सी के, हाँ ठीक है। ए बी सी डी ई सी, अच्छा ये इसकी वोट ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, डी ई सी और ए बी सी वाले की। टीईडी सी बी ए, टीईडी सी बी ए, इसकी वोट भी अब आने लगी है। चलो ठीक है, चेक करते हैं किन का सही है। बच्चे मैं दो त्रिभुज की बात करूंगा, मैं दो ट्रायंगल की बात करूंगा। मैं बात करूंगा ट्रायंगल ए बी सी में, ये एंगल 90 डिग्री है। और मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल में, इसको डी, ये ई है ना, यस। बच्चे मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल में डी सी ई में, ये एंगल 90 डिग्री है। आपने एक चीज देखी कि ट्रायंगल एबीसी में सी जो एंगल है वो कॉमन है, एंगल सी, एंगल सी बराबर कॉमन है। भाई जब मैं ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं और ट्रायंगल इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो एंगल सी जो है वो कॉमन मिल रहा है हमें। एंगल सी दोनों में कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। क्या दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है? बिल्कुल है जी सर। एक एंगल 90 डिग्री का, दोनों में 90 90, एक एंगल कॉमन, तो भैया जो एंगल बचा वो तो अपने आप बराबर हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। एक तो एंगल 90 डिग्री का है, दोनों में 90, उसमें 90, इसमें एक, दोनों में कॉमन कर दिया मैंने। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्राइएंगल की, जब मैं बात कर रहा हूं इस वाले त्रिभुज की, तो मुझे ये सी मिला। और जब मैंने बात करी इस वाले त्रिभुज की तो मुझे फिर से सी मिला। तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया। अब ये तो मुझे पता चल गया कि ये ट्राइएंगल इसके सिमिलर है। लेकिन बात आती है रोटेशन की, तो रोटेशन पर ना हम चलते हैं। मैं कॉमन एंगल से चलता हूं, कॉमन से पहले गया हूं किसकी तरफ? कॉमन से जाता हूं पहले 90 की तरफ चलता हूं। चलो कॉमन से पहले 90 की तरफ चलते हैं। सी बी और ए, मैं यहां पे लिखता हूं सी बी ए, यानी कि कॉमन 90 और तीसरा एंगल। यहां भी अब हम ऐसे चलेंगे, कॉमन, कॉमन यानी कि सी, और फिर 90 यानी कि ई, और फिर जो तीसरा एंगल है यानी कि डी। तो ये वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं, ये वाले गलत हैं, है ना। मैंने रोटेशन क्या किया? मैंने इसमें किया कॉमन एंगल 90 और जो तीसरा एंगल है तो सी बी ए, फिर मैंने किया कॉमन 90 और तीसरा यानी कि सी ई डी। तो ट्राइएंगल ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, सी ई डी सी बी ए के सिमिलर हैं। चलो बिल्कुल ठीक है, रोटेशन के अकॉर्डिंग लिखा। हालांकि मैं ट्रायंगल कैसे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा रोटेशन के अकॉर्डिंग, ताकि आपको सिमिलरिटी लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी और डी ई सी कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल है। लेकिन मैंने रोटेशन के हिसाब से लिया ताकि आप सिमिलरिटी लगा सको कि सीई कॉरस्पॉन्डिंग होगी सी बी के, ईडी कॉरस्पॉन्डिंग होगी बी ए के, और सी डी कॉरस्पॉन्डिंग होगी सी ए के। ऐसे आप बिना ट्रायंगल के कह सकते हो। अच्छा वो भी चेक करूं, सेम था क्या? पता नहीं यार, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। डी ई सी, डी ई सी, अच्छा ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है यार, सॉरी, ये भी ठीक है। ठीक है ठीक है, आपने दूसरे तरीके से लिया था, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोनों ठीक थे। अब आपने यहां दिया हुआ है उसने बीसी, बीसी 9 है। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखो, सीई किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी? सीबी के बराबर। ईडी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी? बीए के बराबर। पहली और तीसरी सी डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी? सी ए के। ये साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अब हमें क्या दिया हुआ है? बीसी। हमें क्या दिया हुआ है बच्चे? बीसी सीई। क्या हमें सीई दे रखा है 15? यस। क्या हमें सीबी दे रखा है? सीबी, सीबी कितना है? हमारे पास नहीं है, चलो ऐसे ही लिख दो। क्या हमें ईडी दे रखा है? नहीं है। एसी दे रखा है? यस, 4x-1।
और सी डी दे रखा है 5x प्लस 3, और बीसी हमारे पास दे तो रखा है बीसी 9, 15/9। ये वाली भुजा नहीं दे रखी, तो पहली और तीसरी को इक्वल कर दो। पहली और तीसरी को इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60x माइनस 5, 15 नहीं 5, 5 चौके 20x माइनस 5 बराबर 3 पंजे 15x प्लस का 9। ये 15 इधर आ जाएगा, 20 में से घटेगा 5x, ये 5 उधर जाएगा, 9 और 5 14। तो यहां से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 14/3, 14/5। 14/5 मेरा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चे। हाँ BC 9 है, CB कहो या BC कहो बात वही है। तो BC 9 है, CE आपका कितना है 15। इन दोनों के बारे में नहीं बोला, कोई बात नहीं है। CD 5x प्लस 3 और CA कितना दे रखा है AC यानी कि CA 4x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x का मान निकाला। स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा सवाल है। चलो एक सवाल ऐसा और देता हूं, ये सवाल करना जरा। सेम सवाल है लेकिन इसमें भी आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा ट्राइंगल और विद रोटेशन। ऐसे तो कोई भी बता देगा कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, विद रोटेशन बताना है। विद रोटेशन मैं बनाता हूं जब तक आपके लिए ट्राइंगल। ये है C, ये है B, ये है E, ये है A, ये है D और ये है F। ये एंगल 90 डिग्री का। विद रोटेशन बताना है कौन कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। आ गया भैया आंसर, CEB FAB, CEB FAB। बताओ भैया, दोनों सिमिलर हैं ऐसा बच्चा ने बोला है। CBE AFB, CBE और AFB, एक बच्चे ने ये बोला है। AFB CBE, AFB CBE, अच्छा CBE FBA, CBE और FBA। इसमें तो कई सारे सवाल आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं यार। BCE AFB, BCE और AFB। इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया यार आप लोगों को। ऐसे कैसे चलो अपना अपना जो भी आंसर है लिख लो। अब देखना मेरे साथ, भाई मैं दो ट्रायंगल देखूंगा। मैं ट्रायंगल बात करूंगा सबसे पहले इसकी, इस वाले ट्रायंगल की, और फिर इसकी। इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री है, इसमें भी और इसमें भी। एक एंगल तो 90 डिग्री मुझे मिल गया। एक एंगल क्या कर सकता हूं मैं। अच्छा उसने बोला है, उसने बोला एंगल CEB AFB के बराबर है, ये सवाल में दिया है उसने। एंगल CEB यानी कि CEB, ये एंगल अगर थीटा है तो AFB, AFB ये एंगल थीटा होगा। चलो ये एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। भाई अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। एक एंगल उसने बराबर बोला है सवाल ने कि CBE, CBE, CEB थीटा और AFB, AFB थीटा, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। अब आपको रोटेशन देखना है। अब सही बता देंगे सब लोग। रोटेशन देखो कैसे कैसे जाओगे। 90 से चलते हैं, 90 से थीटा और फिर बराबर वाला, तो BEC, ट्राइंगल BEC किसके सिमिलर होगा, 90 थीटा कॉमन। इसमें भी चलो 90 थीटा कॉमन, 90 थीटा कॉमन, 90 थीटा कॉमन, तो ट्राइंगल BF बाई 90 थीटा कॉमन A। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं।
BEC BFA, BEC BFA, यस बिल्कुल ठीक है। CBE FBA, TEB, नहीं गलत हो बच्चे आप। यही तो बारीकी होती है सिमिलैरिटी की, बारीकी पढ़ा रहा हूं मैं आपको सिमिलैरिटी की बारीकी। ये अच्छे सवाल हैं जहां आपको रोटेशन समझना है बस। तो इसमें आप लगा दो भैया, BE किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, BF के बराबर, EC किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, FA के, और BC किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, BA के। ठीक है, आपको उसने दिया है AE 4, EB 6, AE 4, अच्छा AE 4 और EB 6, तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10, है ना। AB कितना हो जाएगी, AB हो जाएगी आपका AE प्लस EB, यानी कि 4 प्लस 6 10, तो AB मिल गया हमें 10, ये मिल गया 10। BC हमें दे रखा है 15, ये दे रखा है। FB का मान उसने पूछा है, और AE हमें 4 दे रखा है। AE कहाँ है, AE नहीं, EB हमें 6 दे रखा है, EB ये हमें 6 दे रखा है। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं 6/BF बराबर 15/10, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 3 दूनी 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BF कितना मिलेगा बच्चे, 2 दूनी 4, और वही हमसे पूछा है FB यानी कि BF इक्वल ही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। चलो बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। सिमिलैरिटी के जितना अच्छे बेस्ट लेवल जा सकता था सारा मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता। सर्वांग समता भाई नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब भी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है नाम में ही छुपा हुआ है। देखो, जब हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे, सुनना बच्चे, जब हम सिमिलैरिटी समरूपता की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था ये वाला छुटकू सा ट्राइंगल ये बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो सकता है अगर साइड हमारी मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चल रही हो। मान लो ये 2 3 4 है, और ये हो गया 2 छिक्के 12, ये हो गया 4 छिंग 24, और ये हो गया 3 छिंग 18, तो ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। अब अगर मैं इस छुटकू से ट्राइंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो क्या एक दूसरे ट्राइंगल सुपर इंपोज हो जाएंगे। सुपर इंपोज होता है जहां एक जैसी आकृति एक दूसरे के ऊपर रख दो तो वो बिल्कुल एक दूसरे के किनारे, कॉर्नर एक दूसरे के कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करें। क्या मैं सिमिलरिटी में अगर छुटकू से ट्राइंगल को उठाकर यहां रख दूं, क्या इनके एक दूसरे के कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर रख जाएगा। भाई जैसे ये मेरा हाथ है, ये इस हाथ के सिमिलर है, सिमिलर है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं तो अंगूठे के ऊपर अंगूठा आएगा, उंगलियों के ऊपर उंगली आ जाएंगी। बात क्लियर है। सिमिलर हो सकते हैं दोनों, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है बच्चे, साइज भी सेम रहना चाहिए। साइज भी सेम, साइज भी सेम। दरअसल कॉन्ग्रुएंसी क्या है, सिमिलैरिटी का ही एक फॉर्म है, सिमिलर ट्राइंगल का ही एक पार्ट है। जो कॉन्ग्रुएंसी है वो सिमिलर ट्राइंगल का ही एक पार्ट है। यानी कि सारे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये बात समझना वैसा आप। एक सिमिलरिटी का ही एक एडवांस पार्ट है कॉन्ग्रुएंसी। क्या ये मेरे दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंस हैं, यस और नो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि भैया सट के एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाने चाहिए, फिट हो जाने चाहिए। मान लो अगर मैं अपने हाथ, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक छुटकू से बच्चे का हाथ, मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे रखता हूं, मान लो मैंने अपनी बेटी का हाथ अपने ऐसे हाथ पे रखा, उसकी भी 5 उंगलियां हैं, मेरी भी 5 उंगलियां हैं, तो हम दोनों के हाथ सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है।
लेकिन मैं अगर अपना ये वाला हाथ ऐसे रखता हूं, अंगूठे से अंगूठा मैच हो गया, उंगली से उंगली मैच हो गई, बिल्कुल एक दूसरे के सुपर इंपोज हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि कार्बन कॉपी। तो क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी। मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, डबल रोल जो चलते हैं, है ना, एक ही एक्टर दोनों के रोल कर, गोविंदा पहचान में नहीं आता करिश्मा कपूर को कौन सा कुली है कौन सा नहीं है ना। तो वरुण धवन ने आई थी कूली नंबर 1, जो वरुण धवन की आई थी, एक नहीं एक्टर ने दोनों रोल कर दिए, पता ही नहीं चलता कौन सा क्या है कौन सा क्या है ना। तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, जहां हम एक दूसरे के सुपर इंपोज करें तो ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। बात समझ में आ गई कॉन्ग्रुएंट क्या है? अब मुझे यस और नो में जवाब देना, अब मुझे यस और नो में जवाब देना, क्या सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, नहीं, अगर मैं कहूं कि क्या दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्राइंगल मैंने कहा ये कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। सर्वांग सम का ये साइन होता है इक्वल टू का लगा के, और ऊपर ये वाला साइन, ये वाला साइन किसका होता है? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम का ये साइन होता है। सिमिलर का क्या होता है? सिमिलर का साइन होता है ये वाला केवल, और ये सर्वांग सम का होता है। मैंने कहा क्या दो ट्राइंगल अगर सर्वांग सम है, क्या वो सिमिलर भी होंगे? यस और नो। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या वो सिमिलर भी होंगे, क्या वो समरूप होंगे? यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे कॉन्ग्रुएंसी जो है ना, सिमिलैरिटी का ही एक पार्ट है। हो सकते हैं नहीं, होंगे। एक बच्चा कह रहा है कृष्णा गुप्ता हो सकता है, नहीं, डेफिनेटली होंगे। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो 100% श्योर है कि वो हमारे सिमिलर होंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी की ही एक प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी होता है। लेकिन अगर मैंने तुमसे कहा कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में, अच्छे लेवल के एग्जाम में, अच्छे लेवल के एग्जाम में ये सवाल बनते हैं। देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट, अभी मैं कॉन्ग्रुएंसी को बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। मैंने आपसे कहा कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे, लेकिन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या एक छुटकू सा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। क्या अगर मैं इस छुटकू से ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दूं, क्या इसको पूरा ढक लेगा? ये पूरा सुपर इंपोज हो जाएगा? नहीं। तो दो सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सकते, लेकिन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये ये श्योर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये तो चलो हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो सर्व, सर्व मतलब होता है सभी, सभी, सर्व मतलब होता है सभी, आंग, आंग मतलब अंग, और सम मतलब होता है समान। तो सभी अंग क्या है बच्चे? समान है। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या कहूंगा मैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, इक्वल, सभी साइड बराबर होनी चाहिए, तब जाकर ट्रायंगल हमारा सर्वांग सम होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा। नाम में छुपा हुआ है ना, सर्वांग सम, सभी अंग समान। चलो, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें दो प्रॉपर्टी है, हालांकि होने को तो दुनिया भर की हो सकती है। देखो मैं आपको प्रॉपर्टी रटवाता नहीं, और ना मैं चाहता आप रटो, ना मैंने रटी थी, मैंने कॉन्सेप्ट सीखा। प्रॉपर्टी तो अपने आप दिमाग में आ गई। सर सभी अंग समान है, तो सर एक बात तो क्लियर है कि ये अगर ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मान लो अगर मैं कहता हूं कि ए बी सी कोई त्रिभुज है और वो डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, तो भैया ये बात क्लियर है
कि ए बी जो भुजा है वो डीई के बराबर होगी, और बीसी जो भुजा है वो ईएफ के बराबर होगी, और एसी जो भुजा है वो डीएफ के बराबर होगी। अब यहां रोटेशन का कोई मैटर नहीं है, यहां रोटेशन का कोई मैटर है ही नहीं। यहां ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोटेशन करके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, बराबर होना चाहिए। रोटेशन करके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, है ना। तो ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो भैया क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइड्स आर इक्वल? तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? एस, एस और एस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चे? ट्रिपल एस। तो एक तो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी अगर है, साइड 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 इक्वल है, तो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। एंगल 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 भी अगर इक्वल है, यानी कि एंगल थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री, एंगल 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 प्रॉपर्टी भी। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, यहां पर मैंने फोटो लिया था मैंने, मेरे पास अगर रखा होगा तो कल की क्लास का होगा। है ना, ये देखो, ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है मेरे पास, ये रही। क्या है सवाल में कि कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। देखिए बच्चे यहां पर उसने कहा थ्री साइड्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। तीनों साइड क्या होंगी? तीनों साइड हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, साइड 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 प्रॉपर्टी। फिर उसने बोला है कि टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, यानी कि ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि भैया ये साइड इसके इक्वल हो और ये साइड इसके इक्वल हो और दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो। तो ये प्रॉपर्टी होती है एस ए एस प्रॉपर्टी। क्या होती है बच्चा? एस ए एस प्रॉपर्टी। दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। आप एक बात बताओ, आपने ये साइड इसके बराबर कह दी, आपने ये साइड इसके बराबर कह दी, और दोनों का एंगल फिक्स कर दिया, एंगल फिक्स कर दिया पहले ट्रायंगल का भी और दूसरे का भी, तो भैया तीसरी साइड तो अपने आप इक्वल हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक ट्रायंगल की दो भुजा ऐसे करके, एक ट्रायंगल की दो भुजा मैं ऐसे फिक्स करके और उनके बीच का एंगल थीटा डिग्री कहता हूं, अब दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया, उसकी भी दो भुजा और एंगल फिक्स, क्या इन दोनों ट्रायंगल की तीसरी भुजा जो इनके ऊपर रखी जाएगी वो बराबर नहीं होगी दोनों में? बिल्कुल बराबर होगी सर। तो तीसरी साइड तो अपने आप बराबर हो जाएगी। तो मैं कहूंगा एस ए एस प्रॉपर्टी। फिर कह रहा है टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड इक्वल, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। अरे भैया ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी और एंगल भी बराबर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ए एस और ए एस ए प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। फिर कह रहा है हाइपोटेनस एंड वन साइड रेस्पेक्टिवली इक्वल। हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्राइंगल के केस, हालांकि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो स्पेशल उसने बोल दिया है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो भैया तीसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी 90 डिग्री। ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ये तीन प्रॉपर्टी पढ़ो, ये एस 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 प्रॉपर्टी, ए एस ए प्रॉपर्टी, एस 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 प्रॉपर्टी, एस ए एस प्रॉपर्टी, बस ये आप प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी याद रखो। ठीक है, चलो। क्या एंगल भी समान होंगे? अरे गुरु एक बात बताओ, जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो तीनों के एंगल बराबर नहीं होंगे? तीनों के एंगल बराबर होंगे कि नहीं? तीनों साइड अगर मैंने बराबर कर दी ट्रायंगल की, तीनों के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। चलो मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। सीपीओ 2023 में पूछा गया सवाल है बच्चे, ये सवाल करिए आप।
ये इसके सर्वांग समता के सवाल कर लेते हैं, बाकी कल मैं थेल्स थ्योरम के सवाल आपको करा दूंगा, है ना। थेल्स थ्योरम के कल करा दूंगा मैं आपको। कह रहे मान लीजिए एबीसी और पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज है। सर्वांग सम यानी कि आपके कॉन्ग्रुएंट। हालांकि देखो कॉन्ग्रुएंसी से उतने सवाल बनते नहीं है, सिमिलरिटी से ज्यादा बनते हैं। कॉन्ग्रुएंसी कोई टॉपिक है नहीं, सिमिलरिटी का ही एक पार्ट है। एबीसी एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है? पी क्यू आर के। पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। कह रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल पी। अरे यार ट्राइंगल ही गलत बना दिया हमने, तो फिर तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था। ये दोनों ट्राइंगल उसने कॉन्ग्रुएंट बोले हैं। उसने कहा एंगल ए और एंगल पी 90 डिग्री है, तो ये एंगल ए मान लेता हूं, ये पी मान लेता हूं, ये 90 डिग्री है। ये बी और सी मान लो, ये क्यू और आर मान लो। एंगल ए और पी सबसे पहले 90 डिग्री फिक्स कर दिया मैंने, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कह रहा है बीसी 17 है। बीसी क्या है? 17। पी आर कितना है? 8। तो ए बी का मान क्या होगा? देखो कितना आसान है ये। ट्रिपलेट पता है आपको? ट्रिपलेट पता है आपको? यस और नो? भैया मुझे सर्वांग समता में एक बात सर ने बहुत अच्छे से समझा दी है कि सर्वांग समता का मतलब है एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाना है। सुपर इंपोज का मतलब है ये ट्रायंगल उठ के इसके ऊपर आएगा ना, तो एज इट इज इसी ट्रायंगल जैसा होगा। सर अगर ऐसी बात है ना, तो जो इसका बेस होगा क्या वो इसके बेस के बराबर नहीं हो जाएगा 8? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सारी भुजा बराबर हो जाएंगी। जो इसका बेस है 8 वही इसका बेस हो जाएगा। एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के ऊपर रख दो इनको, एक जैसे हैं ट्राइंगल। अब ये भुजा 8 है, ये 17 है, तो भैया पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद, पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। कि ये 8 है, ये 17 है, तो ये क्या हो जाएगा? 15। ये 15, ये भी 15, ये 17, ये भी 17। देखो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सारी भुजा इक्वल होनी चाहिए। कितना आसान है ये सवाल, आप खुद देखो। कॉन्ग्रुएंसी तो बहुत आसान है। उसने कहा ए बी का मान बता दो। अरे बच्चे ए बी कितना है? 15। ये सवाल आपके सीपीओ 2023 का पूछा गया सवाल है, देख लो। आसान है ना? एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो अगर कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई है तो। बस कॉन्ग्रुएंसी में क्या ध्यान रखना है कि साइड बराबर है, साइड बराबर है, बस जो इसकी साइड है वही इसकी होनी चाहिए। उसने कहा त्रिभुज एबीसी डीईएफ ऐसे दो त्रिभुज हैं कि एबीसी, ये साइन ध्यान रखना है, ये कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता का होता है। एबीसी सर्वांग सम है डीईएफ के, यानी कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। या इसका मतलब है कि इस त्रिभुज को इसके ऊपर उठा के रख दूं ना, तो एज इट इज वही त्रिभुज बन जाएगा, एज इट इज वही ट्राइंगल बन जाएगा। अब उसने बोला है कि भाई साहब ए बी कितना है? 5। पहले लिख दूं मैं, ए बी सी किसके सर्वांग सम है? एफ एफ डी ई बोला है उसने, एफ डी ई, एफ डी ई, तो एफ डी ई। उसने कहा ए बी 5 है, ओके। एंगल बी 40 है, वेरी गुड। एंगल ए 80 है, अच्छा। और क्या बोला है? डीई 5 होगा भाई, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी 5। ये एंगल 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। सब कुछ बराबर हो गया यार, है ना। अगर ये 40 है, ये 80 है, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? 8 4 12, 120। और 180 में से 120 जाएगा 60 डिग्री। 8 4 12, 120, 180 में से जाएगा तो 60 डिग्री। ये लो तीसरा एंगल भी निकाल दिया हमने। अब ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है। कह रहे डीई 5 है, डीई नहीं, एफ डी 5 है। डीई थोड़ी 5 हो जाएगा। डीई 5 है क्या? नहीं, हटाओ। डीई 5 है क्या? अरे यार क्या बात कर रहे हो। डीएफ 5 है क्या? यस, डीएफ हमारा 5 है। और एंगल ई 60 डिग्री है, एंगल ई 60 डिग्री है, ये ऑप्शन सही है। आगे चले, ये सवाल करेंगे सीजीएल मेंस 2023 का पूछा गया सवाल है, मेंस का। मेंस के सवाल थोड़े आसान लगते हैं ना, करो जल्दी से। कह रहा है ट्राइंगल एबीसी सर्वांग सम है पी क्यू आर के।
ये वाला साइन देख के समझ जाया करो कि वो सिमिलर कह रहा है, सर्वांग सम कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट कह रहा है। तो दो ट्राइंगल मैं बना देता हूं। ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। यहां भी साइन में लगाना भूल गया, ये भी कॉन्ग्रुएंसी का सवाल है। तो कह रहा है ए बी सी, ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? पी क्यू आर के। उसने कहा ए बी है 5, वेरी गुड। एंगल बी 40 है, अच्छा। एंगल ए 80 है, तो ये कितना हो जाएगा? अपने आप निकाल सकते हो भैया। 8 4 12, 180 में से 120 गए 60 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। उसने क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पी क्यू 5 है क्या? बिल्कुल सही बात है सर। एंगल आर 60 डिग्री है क्या? बिल्कुल सही बात है। क्यू आर 5 है क्या? हटाओ। क्यू आर 5 है क्या? हटाओ। पी क्यू 5 है, बिल्कुल सही है। और एंगल पी 60 डिग्री है क्या? वो तो 80 है, हटाओ। एक चीज नोटिस की आपने? कौन सी? कि ये सेम क्वेश्चन आपका सीपीओ 2022 में पूछा गया है, सेम। और सेम क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2023 में पूछा गया है। इसीलिए एसएससी के सवालों को पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करते हैं। वो वहीं घूमता है एग्जामिनर, वहीं वहीं रोटेशन लगाता है अपना, कि सीपीओ का सवाल सीजीएल में डाल दिया, सीजीएल का सवाल सीएचएसएल में डाल दिया, सीएचएसएल का सीपीओ में डाल दिया, यही करता है। ये सवाल करिए जरा। सीजीएल 2022 का सवाल है, 10 मिनट का क्लास और है, 4 5 सवाल और है, अच्छे अच्छे सवाल हैं। यदि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, दो समकोण त्रिभुज हैं, अच्छा। ए 25 ई 25, बी बराबर एफ 90 डिग्री है। उसने बोला है एंगल बी और एंगल एफ 90 डिग्री है। ये बी और एफ ये क्या है? 90 डिग्री है। उसने बोला एंगल ए ये 25 डिग्री है, और उसने बोला एंगल ई ये भी 25 डिग्री है। तो भैया तीसरा एंगल तो अपने आप 75 डिग्री हो जाएगा। 75 नहीं, 65, सॉरी, 65 डिग्री, और ये भी 65 डिग्री। ए सी बराबर ई डी। ए सी ये वाली भुजा इसके बराबर है ईडी के, हाइपोटेनस बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यार कॉन्ग्रुएंट होंगे ये भाई। ए एस ए प्रॉपर्टी, ए एस ए, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी भूल गए क्या? एंगल साइड एंगल, ये रहा ए एस ए प्रॉपर्टी। दो एंगल और उनकी साइड बराबर हैं, दो एंगल और उनकी साइड बराबर हैं, तो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना भाई। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और जो इनकी इंक्लूडेड साइड है वो आपस में बराबर हैं, तो भैया ए एस ए प्रॉपर्टी लगाकर ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रोटेशन देख लो, रोटेशन देख लो आप। ए बी सी, क्या ए बी सी ई एफ डी के कॉन्ग्रुएंट है? भाई ट्राइंगल ए बी सी जो होगा ना, ट्राइंगल ए बी सी, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ई एफ डी, ई एफ डी। अब आप देख लो, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ डी के, ऑप्शन नंबर सी। बाकी को चेक ही मत करो, बाकी को चेक ही मत करो। ठीक है, आगे बढ़ू। चलो ये सवाल देखिए जरा, सी एच एस एल 2024 का पूछा गया सवाल है भैया। बड़ा डरावना सा सवाल था लेकिन बहुत आसान है। जितना डरावना ये सवाल है ना सी एच एस एल 2024 का, उतना ही आसान है। ये सारे, ये कुछ सवाल मैंने राहुल सर की बुक से लिए हैं, अच्छी बुक है अगर आप उसे कर रहे हैं तो। दिए गए आरेख में ए बी पैरेलल है सीई के, अच्छा। ए बी जो है ये पैरेलल किसके है? सीई के। तो ये ए बी जो साइड है किसके पैरेलल है? सीई के, समांतर है।
ओके, अब यहां वो एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ेगी हमें। कह रहा है ए जी बराबर जी डी, मतलब ए जी बराबर जी डी बराबर डी एच और बराबर एच बी, यानी कि ये सारी साइड इक्वल है, ये सारी साइड इक्वल है। सर आपने कहा कि सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं नहीं हो सकते हैं, तो क्या सर इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? नहीं होंगे भाई। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजा 6 6 6 है, एक ले लिया मैंने जिसकी भुजा 10 10 10 है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या इसको 6 वाले को इसके ऊपर रख दोगे, कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? नहीं। ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल। इस पे फोकस करो यार, जो चल रहा है उस पे बात करते हैं। ए जी बराबर जी डी बराबर डी एच बराबर एच बी, ये सारी साइड बराबर है। अब उसने बोला है कि डी एच इक्वल्स, हाँ सॉरी आगे तेरा कौन सा स्टेटमेंट सही है? त्रिभुज ए सी जी, किस किस की बात करी है उसने? त्रिभुज ए सी और जी, ये वाला ट्राइएंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, बीई एच के है क्या? बीई एच के, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है और ये भुजा बराबर है भाई, ये साइड बराबर है। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? मुझे तो लग रहा है होंगे यार। तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा इनका, ये वाला, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है भाई, ये लाइन पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा इनका आपस में, ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन दोनों सीई और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। यस, तो भैया पहले वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरे पे आते हैं, कह रहा है ट्राइंगल सी डी ई, किसकी बात कर रहा है? ट्राइंगल सी डी ई, मैं ये हटा दूं, ट्राइंगल सी डी और ई, रेड कलर यूज करते हैं, सी डी और ई। देखो ट्राइंगल सी डी ई में ये दो भुजा है, मान लो इनको मैं 1 1 1 और 1 नाम दे रहा हूं, सारी भुजा इक्वल है, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगी। यस, क्या सर्वांग सम है डीईबी के? डीईबी कौन सी है? डीईबी के, इसमें भी ये भुजा 1 और 1 2 है, और सर्वांग सम है डीसीए के, क्या इसके भी सर्वांग सम है? क्या सर्वांग सम है? यस, बिल्कुल सही बात है भाई, इसकी भी भुजा 2 है, इसकी भी भुजा 2 है, और ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल हमारा इस एंगल के, तीनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि तीनों एंगल हमारे दो पैरेलल लाइन के बीच में है, दो समांतर रेखाओं के बीच में है भैया। क्योंकि मैं अगर यहां एक लाइन खींचता हूं, देखो ये एंगल हमारा जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। अब ये जो एंगल होगा, एक प्रॉपर्टी जो हमारी जेड वाली प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर है। फिर जेड प्रॉपर्टी कहती है कि ये एंगल इसके बराबर और फिर ये इसके बराबर, तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, सामने वाली भुजा बराबर है, ये साइड भी बराबर है, तो भैया सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि तीनों ट्रायंगल हमारे सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल सही है। इस पे आ जाओ जरा, इसकी अगर मैं बात करूं, एच एफ बी, यानी कि एच एफ बी, ये वाला ट्राइएंगल एच एफ बी, क्या ए एफ जी के बराबर है? ए एफ जी के बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भैया। देखो यहां तो उसने लिया है एच एफ, अंदर वाली भुजा, अंदर वाली भुजा एच एफ, और यहां ले रहा है ए एफ, यहां उसे लेना चाहिए था जी एफ, ये वाली भुजा लेनी चाहिए थी जी एफ, ये वाली साइड अगर वो लेता तो फिर मैं सोचता। उसने बोला एच एफ और यहां ए एफ ले लिया, यहां एच एफ और यहां ए एफ,
तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि मेरा जो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। क्या आएगा? 1 और 2। ये सवाल करिए जरा, इसको देखते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में एम ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मिड पॉइंट है एम। बच्चे एम जो है मिड पॉइंट है, यानी कि मैं कह सकता हूं ए एम बराबर एम बी, यानी कि ये वाली साइड ये इसके बराबर है, ए एम बराबर ए बी। उसने कहा एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी कौन सा है भैया? डी ए और बी, ये वाला एंगल थीटा मान लो, और सी बी ए, सी बी ए ये वाला एंगल थीटा मान लो। ए एम को अगर मैं 1 यूनिट मान रहा हूं तो इसको भी 1 यूनिट मान लो, दोनों साइड बराबर हैं। उसने कहा ए एम सी, यानी कि ए एम सी ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा मान लूं तो फिर ये बी एम डी के बराबर है, बी एम डी ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो ए डी एम, ए डी एम कौन कौन सा सर्वांग सम है? ट्राइंगल, उसने बोला है ट्राइंगल ए डी एम सर्वांग सम है किसके? ट्राइंगल बी सी एम के। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है ये उसने पूछा है। अब ए डी एम देखना जरा बच्चे, ए डी एम, ए डी एम और किसके है? बी सी एम के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? प्रॉपर्टी लगी है भैया ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगी है ना भाई। ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये एंगल तो अगर मैं कुछ नाम दे दूं, मान लो मैं इसको बीटा नाम दे रहा हूं, इस एंगल को बीटा मैंने नाम दिया, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं जाता हूं, देखना बच्चे, मैं अगर इस वाले ट्रायंगल में जाता हूं, इस वाले में, तो इसमें है थीटा, साइड है 1 और ये वाला एंगल है अल्फा प्लस बीटा। अब इस वाले ट्रायंगल में आना जरा, थीटा साइड है 1, एंगल है अल्फा प्लस बीटा। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी है बच्चे? प्रॉपर्टी लगी है एंगल, प्रॉपर्टी लगी है एंगल साइड एंगल, तब जाकर ये हमारे सर्वांग सम हुए हैं, एंगल साइड एंगल। चलें भाई आगे, ये सवाल में बता दो जल्दी से कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। फिर एक इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? सर्वांग समता एंड हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे अपना थेल्स थ्योरम। वो सारी सिमिलैरिटी है, कुछ भी नहीं है, सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट ही लगता है। कह रहा पी क्यू आर ए बी सी में एंगल पी बराबर एंगल ए है। दो ट्राइंगल बनाता हूं, चलो मैं दो ट्राइंगल, एक ये और एक ये। उसने बोला है पी क्यू आर और ए बी सी, ए बी सी। भाई साहब ने बोला है कि एंगल पी बराबर एंगल ए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ए सी बराबर पी आर है, ए सी, ए सी बराबर पी आर है। ओके, त्रिभुज पी क्यू आर ए बी सी के सर्वांग सम होने के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए? भैया देखो, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। अब दो कंडीशन बन सकती हैं, अब यहां पर दो कंडीशन बन सकती है। कौन सी? या तो प्रॉपर्टी लगे एस ए एस, और प्रॉपर्टी एस ए एस होने के लिए ये वाला साइड इसके बराबर होनी चाहिए, कि हमारी पी क्यू किसके बराबर होनी चाहिए? ए बी के, तब जाकर साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगेगी। या फिर होनी चाहिए ए एस ए, ए एस ए प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो ये एंगल हमारा एंगल आर किसके बराबर होना चाहिए? एंगल सी के। अगर हमारा एंगल आर एंगल सी के बराबर है तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, और अगर हमारी पी क्यू ए बी के बराबर है तो साइड एंगल साइड एस ए एस प्रॉपर्टी लगेगी। ऑप्शन चेक कर लो, मैंने दोनों कंडीशन बता दी आपको, मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी। आप देख लो भैया, उसने ऑप्शन 1 में बोला है कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू,
और SAS प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। BC बराबर, BC से तो हमें मतलब ही नहीं है, हटा दो। एंगल B, एंगल Q है, ये Q है, एंगल Q बराबर एंगल B, नहीं उससे भी हमें ज्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं। एंगल 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 प्रॉपर्टी नहीं। AB बराबर PQ, AB बराबर PQ और SSS नहीं। AB बराबर अगर PQ है तो SAS प्रॉपर्टी लगेगी, ये भी हटा दो। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा सही बैठता है। ये हमारा CPO 2023 का पूछा गया था, ये प्योर कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एक प्योर कॉन्सेप्ट का सवाल और देता हूं आपको, इसका जवाब जिसने बता दिया क्लास एंड यहीं पर। बताओ भाई। कह रहा है एक त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा क्या। भाई त्रिभुज सर्वांग सम अगर कॉन्ग्रुएंस है तो एक जैसे होंगे। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो दोनों की साइड बराबर होंगी, और अगर दोनों की साइड बराबर होंगी तो एरिया बराबर होगा। है भाई, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। आगे चलो। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है तो क्या त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। भाई दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका एरिया अगर बराबर है तो जरूरी सी बात है उनकी भुजा बराबर रही होंगी, तभी तो उनका एरिया बराबर आया। भाई दो ट्रायंगल है, उनकी अगर एरिया इक्वल है तो उनकी भुजा भी तो बराबर रही होंगी, तभी तो एरिया इक्वल होगा उनका। ये भी सही है सर। फिर उसने बोला है कि दो सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के समरूप होंगे, जो मैंने स्टेटमेंट शुरू में बोला था, जो मैंने स्टेटमेंट शुरू में आपको बोला था, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, और इसको तो राइट लगा दो, ये तो सही है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल आर ऑलवेज सिमिलर। शुरू में बोला था ना मैंने, पूछा भी था तुमसे कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं, ऑल आर करेक्ट। अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, डरना मत, बहुत आसान सवाल है बच्चे। आपको बस कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है, आपको क्या सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है, और कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है। तो आज की क्लास बढ़िया रही, कल हम थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत आसान है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा समरूपता सिमिलैरिटी लगेगी वहां पर। तो कल हम थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, बाकी मजा आया क्लास करने में, अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अर्थमेटिक पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता क्योंकि वहाँ रटे रटाई कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ दिमाग खुलता है। तो मिलते हैं अब कल के सेशन में। हाँ, कल आपका मॉक टेस्ट भी है बच्चे, सुबह 8 बजे खुल जाएगा आपका 2D मेंसुरेशन का, केवल 2D का, तो आप उसे अटेम्प्ट कर लेना कल। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।